अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की वीडियो सीरीज़ और आज का हमारा टॉपिक है लीगल एंड सोशल इश्यूज़। स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि इसी लेक्चर में से आप लोगों को ना सिर्फ फाइनल एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आते हैं, बल्कि अगर आप लोग इसके बाद कम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, जॉब के लिए कोई एग्जाम देते हैं, MCQ टाइप के पेपर अटैम्प्ट करते हैं, तो इसमें से लास्ट में आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो बेसिक क्वेश्चनिंग होती है इसमें से ये होती है कि जितने भी लीगल एंड सोशल इश्यूज़ हैं वो उसको कैसे पाकिस्तान के अंदर उसको डील किया जाता है, कौन से ऐसे एक्ट हैं जिनको अप्लाई करके आप किसी को उसकी लायबिलिटी क्लेम कर सकते हैं, आप उनके ऊपर प्रॉपर पेनल्टी उनको डाल सकते हैं, उनके ऊपर किसी भी किस्म का केस फाइल कर सकते हैं, ये आपके नॉलेज में होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं जी, लीगल और सोशल इश्यूज़ क्या होते हैं जी। असल में जो लीगल एंड सोशल इश्यूज़ हैं बेसिकली ये राइज हुए हैं बेसिकली डिजिटल एज की वजह से, यानी कि बहुत सारी चीज़ें जैसे कि आप लोगों को पता है कि अब वो कंप्यूटराइज हो चुकी हैं। तो ना सिर्फ एक तरफ आसानी है और दूसरी तरफ मुश्किल ये भी है कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि मतलब डिजिटल एज है क्या, यानी डिजिटल डिवाइड बहुत ज़्यादा है। मतलब बहुत सारे लोग हैं ऐसे हैं कि जिनको अभी भी नहीं पता कि मतलब कंप्यूटर क्या चीज़ है, इसके इम्प्लीमेंटेशन क्या है, इसीलिए फ्रॉड की जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसी के ऊपर आज का जो लेक्चर है हमारा, इसी को कंपोज किया गया है कि आज हम डिटेल से देखेंगे लीगल और सोशल इश्यूज़ होते क्या। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ये है कि वो वहाँ पे जितने भी एसेट्स हैं इंक्लूसिवली उनको प्रोटेक्ट करे, चाहे वो डाटा की शक्ल में हो, चाहे वो एसेट्स की शक्ल में हो, चाहे वो पीपल्स की शक्ल में, वट एवर कोई भी ऐसी चीज़ प्रोडक्ट जो कि कंपनी से बिलोंग करती है तो उसको ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोटेक्शन देना उसका बुनियादी फीस है। कुछ की एक्सपेक्ट्स हैं, कुछ लीगल एंड सोशल इश्यूज हैं जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। लेट्स सी। सबसे पहले नंबर पे आता है कि डाटा प्राइवेसी लॉज क्या होते हैं जी। इसके ऊपर कुछ कंट्रीज ने काम भी किया है, जैसे कि यूरोप है, वहाँ पे की जो बेसिकली एक प्राइवेसी लॉ उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया जिसका नाम था GDPR, जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन इसको कहते हैं। इसी तरह से USA ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक इसी तरह से एक्ट पास किया, उसका उन्होंने नाम रखा कैलिफोर्निया कंज्यूमर प्राइवेसी एक्ट है। तो बेसिकली इन दोनों का एक ही ऑब्जेक्टिव था कि हाउ टू प्रोटेक्ट डाटा, हाउ टू प्रोवाइड अ प्रोटेक्शन टू यूजर्स डाटा, कैसे हमें उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, MCQ टाइप के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि यूरोप ने कौन सा एक्ट या फिर रेगुलेशन जो है इंट्रोड्यूस करवाया था डाटा की प्रोटेक्शन के लिए, उसका नाम था GDPR, और USA ने क्या करवाया था CCPA, कैलिफोर्निया कंज्यूमर प्राइवेसी एक्ट है। अच्छा जी, इसके बाद देखिए जी, यहाँ पे लीगल इश्यूज के अंदर अगली चीज़ आती है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसको ध्यान से समझना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको स्टूडेंट्स मिस इंटरप्रेट कर जाते हैं, उनको सही तरह से समझ नहीं आती। कुछ शायद समझते हैं कि ये पेटेंट्स, कॉपीराइट्स एंड ट्रेड सीक्रेट्स एक ही चीज़ होती है। इन तीनों में डिफरेंस होता है बेसिकली। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मीन्स ये होता है कि कोई भी प्रोडक्ट जिस बंदे ने वो बनाई है या फिर उसने इंट्रोड्यूस करवाई है, इन्वेंट की है, या फिर लिखा है या फिर बनाया है, यानी कि सॉफ्टवेयर है, चाहे वो हार्डवेयर है, वो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वो सिर्फ उसी की है और किसी की नहीं हो सकती। इस ये हेडिंग का फॉर्म है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब इसमें वे कहते हैं कि तीन चीज़ें हो सकती हैं, पेटेंट्स हो सकते हैं, कॉपीराइट्स हो सकते हैं, ट्रेड सीक्रेट्स हो सकते हैं। पेटेंट्स क्या होता है? बेसिकली जितनी भी हार्डवेयर प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है, उनको हम लोग यहाँ पे पेटेंट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे ने एक कंप्यूटर माउस इन्वेंट किया तो वो उसका पेटेंट है बेसिकली, बिकॉज ये जो इन्वेंशन है उसी से बिलोंग करती है। कॉपीराइट आमतौर पर सॉफ्ट फॉर्म में डील की जाती है, जैसे कोई बंदा बुक लिखता है, किसी बंदे ने फॉर एग्जाम्पल कोई सॉफ्टवेयर बनाया, किसी बंदे ने कोई ट्रेंड को उसने एग्जीक्यूट किया है, तो मतलब किसी जो थॉट है या किसी का जो आइडिया है वो कॉपीराइट्स हो सकते हैं। ट्रेड सीक्रेट्स ये होते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, उसमें कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है। फॉर एग्जांपल कोक है, ठीक है, अब कोक की जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो बेसिकली जो उनका रिएक्शंस करवाते हैं लिक्विड के अंदर फार्मूला है, तो वो ट्रेड सीक्रेट्स है। वो पेप्सी वालों को नहीं बताते, पेप्सी वाले किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो इस चीज़ को बोलते हैं हम लोग ट्रेड सीक्रेट्स। तो ये तीनों चीज़ें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से बिलोंग करती हैं और ये किसी के साथ भी शेयर करनी होती है। अनऑथराइज्ड एक्सेस और थेफ्ट ऑफ IP कैन लीड टू लीगल एक्शन। अगर कोई बंदा इस तरह से कोई हरकत करता है, ट्रेड सीक्रेट्स को लीक करने की, पेटेंट्स को रिपीट करने की, कॉपीराइट्स को चोरी करने की, तो डेफिनेटली उनके खिलाफ जो है एक्शन, लीगल एक्शन लिए जाते हैं। लीगल इश्यूज के अंदर फर्दर होते हैं साइबर क्राइम लॉज होते हैं जी। तो साइबर क्राइम किसको कहते हैं जी? साइबर क्राइम का जो वर्ड है ये अटैच है डिजिटल एज के साथ। तो डिजिटल एज मीन्स के कंप्यूटराइज टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए, चाहे वो मोबाइल की शक्ल में हो, चाहे वो हैंड हेल्ड डिवाइसेस की शक्ल में हो, चाहे वो गैजेट्स की शक्ल में हो, हम जो किसी के साथ अगर धोखा करेंगे, किसी के साथ फ्रॉड करेंगे, किसी ना किसी तरीके से अगले बंदे के साथ ज्यादती करके पैसों की शक्ल में, थ्रेट की शक्ल में, हरासमेंट की शक्ल में, तो ये होगा सारा कुछ ऑनलाइन। तो इसको हम लोग कह देते हैं साइबर क्राइम। तो कहते हैं जी इसमें लॉज रिलेटेड टू साइबर क्राइम डिफाइंस ऑफेंसेस लाइक हैकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट एंड साइबर बुलिंग। इसमें लोग डिफरेंट टाइप्स के अटैक करते हैं, जैसा कि हैक करते हैं, वेबसाइट्स को चुरा लेते हैं, आइडेंटिटी थेफ्ट करते हैं बेसिकली,
वो और साइबर बुलिंग किसी को वो यूँ कह लें कि ऑनलाइन किसी को हरासमेंट करते हैं, किसी को डराते हैं, धमकाते हैं। तो इस तरह के साइबर क्राइम लॉज हैं जिसको इंट्रोड्यूस करवाया गया है, ताकि अगर कोई बंदा इस तरह की कोई हरकत करता है तो उनके खिलाफ इस तरह की चार्जशीट जो है वो अप्लाई की जा सके। ये वाले जो लॉज इससे रिलेटेड हैं। इसके बाद आता है कि हमारे पास परपेट्रेटर्स कैन फेस क्रिमिनल चार्जेस एंड पेनल्टीज। जो इस चीज़ के मुजरिम होंगे डेफिनेटली, तो उनको फिर चार्ज उनको क्रिमिनल चार्जेस उनको पड़ेंगे और उनके खिलाफ कोई भारी जुर्माना भी हो सकता है। कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस होते हैं जी, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ये काम करती हैं जी, अपने पार्टनर के साथ, क्लाइंट्स के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। वो कहते हैं जी हाँ जी, जब तक आप हमारे साथ काम करेंगे तो आप इस चीज़ के पाबंद हैं। अगर आप इसकी वॉयलेशन करेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को पेनल्टी पड़ सकती है, या फिर आप लोगों को कुछ पे करना पड़ सकता है अगर आप ये इन तमाम चीज़ों को फुलफिल नहीं करेंगे, जो उनका क्राइटेरिया उसके मुताबिक नहीं चलेंगे। फेलियर टू मीट ऑब्लिगेशन सर्टेन लीगल डिस्प्यूट्स, डेफिनेटली अगर वो उनकी खिलाफवर्जी करेंगे तो उनके खिलाफ कुछ लीगल डिस्प्यूट्स चार्जशीट अप्लाई हो सकती है। लाइबिलिटी क्या होती है? लाइबिलिटी मीन्स ये है कि अगर किसी कंपनी की वजह से किसी कस्टमर को नुकसान होता है तो वो लाइबिलिटी के ज़ुमरे में आता है कि वो कंपनी जिम्मेदार है कि वो कस्टमर के नुकसान को पूरा करने के लिए अपने तमाम तरह इकदाम करे। कस्टमर जो है वो कंज्यूमर कोर्ट में चैलेंज कर सकता है कि कंपनी की वजह से मेरा इतना लॉस हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, किसी बंदे के अकाउंट में कुछ पैसे पड़े हुए थे और उसके पास एविडेंस भी था, लेकिन कंपनी की मिस्टेक की वजह से, किसी बैंक की मिस्टेक की वजह से उसका अकाउंट जीरो हो जाता है या फिर डिडक्शन हो जाती है, तो कंपनी जो है बेसिकली जिम्मेदार है उस पर्सन की, इंडिविजुअल पर्सन की जो अकाउंट होल्डर है उसकी नुकसान को फुलफिल करने की। इसकी एक और एग्जाम्पल हो सकती है कि अगर कोई बंदा बैंक के अंदर, बैंक के लॉकर में अपने जेवरात ज्वेलरी वगैरह रखवा देता है और वहाँ पर चोरी हो जाती है अगर, तो वो अगर जेवर वगैरह चोरी हो जाते हैं, कुछ हो जाता है, तो बैंक जिम्मेदार है कि जो इस बंदे ने वहाँ पे लॉकर में ज्वेलरी लिखवाई थी उसको तमाम तरह नुकसान पूरा करने का। ये नहीं कह सकते कि चोरी हो गई है, नुकसान हो गया है तो सबका होता है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, ऐसी चीज़ नहीं है। बैंक फुली रिस्पॉन्सिबल होता है इस चीज़ का, क्योंकि कंपनी की वजह से सारा कुछ हुआ है, बैंक की वजह से सारा कुछ हुआ है, इसमें कस्टमर का कोई कसूर नहीं होता। तो इस चीज़ को बोलते हैं हम लोग लायबिलिटी। वो कहता है जी समटाइम ये होता है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि ये जो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि ये डिटरमिन करना कि एक्चुअली कसूर है किसका, तो ये भी एक लीगल इशूज़ में आता है। ऑर्गेनाइजेशन में भी हेड रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंशियल रेपुटेशन और डैमेज। डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट्स, बैंक सेक्टर वही इस चीज़ के जिम्मेदार हैं कि इस नुकसान के वो बेसिकली वही जिम्मेदार हैं और उन्हीं को ही बेसिकली ये सारी चीज़ें फुलफिल करनी होंगी। इंटरनेशनल कंसिडरेशन होती हैं कुछ, अगर ये वाले इश्यूज जो हैं कंट्री टू कंट्री स्प्रेड होते हैं तो फिर इनको इन्वेस्टिगेट करना और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये एक प्रॉपर एक फिर चेन बिल्ड हो जाती है। जैसे मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह की एग्जांपल ले लें, तो मनी लॉन्ड्रिंग में ये होता है ना कि वहाँ पे एक मनी ट्रेल आप प्रॉपर्ली उसको ट्रेस नहीं कर सकते। कुछ इंटरनेशनल बैंक्स हैं जो अलाउ नहीं करती कि आप उनके किसी भी जिस तरह से आप लोग यूँ समझ लीजिए जैसे स्विस बैंक्स हैं, तो इसीलिए लोग सबसे ज़्यादा पैसा वहाँ पे डिपॉजिट करवाते हैं कि वो आम कंपनीज को या फिर किसी भी को भी ट्रायल के लिए अपने अकाउंट्स की एक्सेस नहीं देते। तो इसीलिए लोग वहाँ पे पसंद करते हैं अपना पैसा इन्वेस्ट करना, पैसा अकाउंट खुलवाना, चूँकि वो लोगों के लिए पब्लिक नहीं है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मनी ट्रेल देने के पाबंद नहीं है। साइबर लॉज इन पाकिस्तान, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऊपर आज का बेसिक टॉपिक है कि साइबर लॉज क्या होते हैं पाकिस्तान के अंदर। अब साइबर लॉज जो है पाकिस्तान के अंदर वो ये है कि सबसे पहले तो ये लॉज क्यों इंट्रोड्यूस करवाए गए। डेफिनेटली साइबर का वर्ड अटैक है, साइबर में जो है ऑनलाइन अटैक्स जितने भी होते हैं उसके मुताबिक ये लॉज बनाए गए हैं। इस तरह से अब सबसे पहले ये देखिए, सबसे मशहूर और मारूफ जो कानून है वो ये है, जिसको हम लोग एक्ट बोलते हैं यहाँ पे, वो ये है जी पीका एक्ट। ठीक है, बड़ा फेमस भी है, न्यूज़ में भी अक्सर डिस्कस में रहता है, और इसके साथ साथ अक्सर ये आर्टिकल भी लोग इसके ऊपर लिखते हैं। पीका एक्ट क्या है? इसकी फुल फॉर्म है जी प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट। इसको 2016 में इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसका जो बेसिक पर्पस था वो यही था कि इलेक्ट्रॉनिकली जितने भी क्राइम्स होते हैं जिसमें हरासमेंट है, ठीक है, और साइबर बुलिंग है, ठीक है, हैकिंग है, इस तरह जितने भी क्राइम्स हैं, या फिर यूँ समझ लीजिए इसके अंदर तो ये चीज़ भी उन्होंने रखी हुई है कि अगर कोई बंदा किसी का मैसेज रिसीव करता है और उसकी बगैर तहकीक किए अगर फॉरवर्ड कर देता है तो डेफिनेटली उसके खिलाफ, वो अगर वो खबर झूठी निकलती है तो वो फिर पीका एक्ट उसके ऊपर अप्लाई होगा और उनको डेफिनेटली जवाब देना पड़ेगा कोर्ट के अंदर। इट इंक्लूड्स अ प्रोविजन रिलेटेड टू द अनऑथराइज्ड एक्सेस। ठीक है जी, जो डाटा चोरी से रिलेटेड, डाटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड इसको बनाया गया था और इसको इंट्रोड्यूस करवाया था 2016 में। पाकिस्तान की जो मुस्लिम लीग पार्टी है यानी मुस्लिम लीग नून ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, और आई थिंक सो तब जो है पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे वो सैयद ममनून हुसैन थे। ठीक है, तो इसको 2016 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया था। इसके बाद अगला एक्ट आता है जी, उस एक्ट का नाम है जी यहाँ पे पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन एक्ट है। ये भी डाटा की प्रोटेक्शन से रिलेटेड था, इंफॉर्मेशन की प्रोटेक्शन से रिलेटेड था। इसको 1996 में जो बेनजीर भुट्टो जो थी वहाँ पे प्रेसिडेंट, तो उसके दौरे हुकूमत के अंदर इसको अप्रूव किया गया। यानी ये सारा क्रेडिट पाकिस्तान पीपल पार्टी को जाता है, जो कि 1996 के अंदर इसको अप्रूव किया गया था। इसके बाद जो अगला एक्ट आता है जी वो है जी साइबर क्राइम रूल्स हैं जी। इसको 2020 में अप्लाई किया उन्होंने। ठीक है, यानी पहले पास हुआ सेनेट से, एक्सीरियस से पास हुआ, फिर उसके बाद उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। और ये वाला जो रूल है
ये इसका जो क्रेडिट है बेसिकली ये जाता है कि पीटीआई को, ठीक है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी है, बड़ी मशहूर मरूफ, उनको जाता है, तो जो इन्होंने बेसिकली साइबर क्राइम्स की रोकथाम के लिए इम्प्लीमेंट करवाया था। और ये इससे अगला जो एक्ट है वो बेसिकली ये एफआईए, ठीक है, पाकिस्तान का जो अदारा है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी, ठीक है, उसका एक डिपार्टमेंट ने बेसिकली इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। इसका नाम था NR3C, ठीक है, ये द नेशनल रिस्पॉन्स सेंटर फॉर साइबर क्राइम्स। स्पेशली एफआईए का ये एक ऐसा अदारा है जो कि साइबर क्राइम जितने भी हैं उनके लिए एक टास्क फोर्स उन्होंने बनाई हुई है, तो वो उससे रिलेटेड ये फिर काम करता है। ये 3C इसलिए लिखा हुआ है, तो ये आप लोग देख सकते हैं, सेंटर फॉर साइबर क्राइम्स, ठीक है, ये सेंटर फॉर साइबर क्राइम 3C के नाम से उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया। इसके बाद आता है जी हमारे पास 2017 में एक एक्ट आया जी जिसका नाम है जी डाटा प्रोटेक्शन गाइडलाइंस है। और इसको जो है ये बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्ट अप्रूव नहीं हुआ, यूँ समझ लीजिए ये पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, जिसको हम लोग पीटीए कहते हैं, ये उनकी तरफ से एक गाइडलाइंस थी, ठीक है। गाइडलाइन मीन्स हाउ टू यूज, हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर डाटा, यूँ समझ लीजिए आप लोग। इसको 2017 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इसके बाद अगला एक्ट है जी जिसको हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे रेगुलेशन कह रहे हैं आप इसको EMIS, ठीक है, द पेमेंट सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक मनी इंस्टीट्यूशन जिसको कहा गया, और इसको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आप कैसे ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, आप लोगों के पास जो मनी ट्रेल है बेसिकली, तो आप उसको किस तरह से रेगुलराइज कर सकते हैं, और इसमें इंटरनेशनल जो रेमिटेंसेज हैं उनको कैसे आप लोगों ने मैनेज करना है। इट्स ऑल अबाउट पेमेंट सिनेरियो, और इसको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 2019 में इंट्रोड्यूस करवाया। इसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास एक बहुत ही मशहूर ये एक एक्ट है जिसको बोल देते हैं, एक्ट नहीं कहते हैं आप लोग, इसको एक रेगुलेटरी बॉडी है पाकिस्तान के अंदर जिसको SECP कहते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इसका काम क्या है जी, इसका काम ये है बेसिकली जब भी कोई सेक्टर, इंस्टीट्यूट, कोई ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के अंदर वो अपने आप को रिप्रेजेंट करती है, अपना वजूद लेकर आती है, तो उसकी ऑथेंटिसिटी को अप्रूव करने के लिए इस के साथ रिज्यू करना पड़ता है, इससे लाइसेंस लेना पड़ता है। अगर कोई भी बैंक, कोई भी इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन, लोग ये चाहते हैं कि उसके ऊपर लोग ट्रस्ट करें, तो उसके लिए फिर वो उनको SECP से अप्रूव करवाना पड़ता है। यानी ये पाकिस्तान लेवल पे एक ऐसी रेगुलेटरी बॉडी है जो कि लोगों को ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए उसकी फिल्टरिंग करती है, फिर उनको अपने का लाइसेंस इशू करती है जिसको SECP कह देते हैं। ट्रस्ट एंड रेपुटेशन सोशल इश्यूज़ के अंदर एक बहुत बड़ा इशू ये आता है कि सबसे पहले लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे होते हैं कि अच्छा ये ठीक है या नहीं ठीक है, और उसी तरह के रेप्लिकाज होते हैं मार्केट में, नहीं जी हम लोग असल हैं, हम फ्रॉड नहीं करेंगे, तो ट्रस्ट करना एक बहुत बड़ा इशू है। जो कर लेते हैं डेफिनेटली, अगर वो उनको किसी तरह से कोई नुकसान होता है तो डेफिनेटली फिर वो अगली प्रोडक्ट, अगली चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन मार्क होता है, यानी उनकी रिप्यूट खराब हो चुकी होती है, वो कहते हैं नहीं जी अब हम बिलीव नहीं करेंगे। तो ये ट्रस्ट एंड रिप्यूट का बहुत बड़ा इशू है जी। डिजिटल डिवाइड बहुत ज़्यादा लोग हैं, मतलब कुछ लोगों को अवेयरनेस है, कुछ को अवेयरनेस नहीं है। जिसको अवेयरनेस नहीं है वो लीगल चीज़ों को भी इलीगल कह रहा होता है, तो ये डिजिटल डिवाइड नहीं होनी चाहिए। एथिकल हैकिंग होती है जी, लोग हर चीज़ को हैकिंग हैकिंग कहते हैं, लेकिन एथिकल हैकिंग बहुत ही एक कम्प्लेक्स किस्म का सिनेरियो है। लोग हैकिंग को एज एथिकल हैकिंग यूज़ कर रहे होते हैं, तो मतलब एक चीज़ को इलीगल को लीगल करने के लिए एथिकल का वर्ड यूज़ कर लेते हैं। ये बेसिकली एक वाइट हैट हैकिंग है। अरेज एथिकल क्वेश्चन अबाउट द बाउंड्री, यानी अगर आप अपनी बाउंड्री से निकल कर किसी की वेबसाइट चलाते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो एक हैकिंग है। लेकिन अगर आप किसी दुश्मन के साथ ऐसा कर रहे हैं तो फिर वो एक बेसिकली एथिकल हैकिंग कहलाती है। सर्वेलेंस एंड सिविल लाइबर्टीज़ होती हैं। बेसिकली सर्वेलेंस से बैलेंसिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, कौन से काम करने हैं कौन से नहीं करने हैं। अगर एक बंदा ये कहता है जी मैं तो इजहार ख्याल पे अपने जो नज़रिया रखता हूँ जी, इंसान को जो कुछ दिल में वो कह देना चाहिए, लेकिन ये इजहार ख्याल ज़रूर है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी सोचना चाहिए कि कितने सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी इस बात की वजह से डिसहार्ट हो सकते हैं। तो ये कहता है ये बहुत सारे इशूज़ हैं जो कि सिविल लाइबिलिटी एंड सर्विसेज की ज़िम्मे में आते हैं। साइबर बुलिंग एंड ऑनलाइन हरासमेंट का बहुत ज़्यादा है जी। लोग कहते हैं जी हम तो नज़र नहीं आते, कि हम किसी को थ्रेट करेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, उसको कौन सा पता चलेगा। तो ये इसके ऊपर इकदाम हो तो रहे हैं, काम तो हो रहा है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा डिटेल एज के अंदर एक यूँ करें ड्रॉबैक है।